नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर अपलोडेड वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास की। हमने रमाशंकर रसाल तक का अध्ययन इससे पिछले वीडियो में किया है। अब हम आगे इस पर चर्चा आरंभ करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक अपनी पुस्तक में प्रथम युग का आरंभ संवत 750 से माना और इसका अंत 1375 में माना है। इस युग को उन्होंने दो वर्गों में भी विभक्त किया। पहला संधि काल, जिसका समय उन्होंने संवत 750 से 1000 संवत तक रखा। दूसरा चारण काल, जिसका समय उन्होंने संवत 1000 से 1375 रखा। संधि काल के अंतर्गत उन्होंने अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य का विवेचन किया और इस काल चारण काल में डिंगल काव्य का विवरण दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने अपने ग्रंथ हिंदी काव्यधारा में ऐतिहासिक स्थिति और 47 कवियों की वाणी के आधार पर उस युग को सिंध सामंत काल नाम दिया और इसकी समय सीमा 760 यानी 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मानी। उन्होंने अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी से अभिन्न माना। यदि इसे सिद्ध सामंत काल कहा जाए तो उस समय रचित जैन साहित्य और लोक प्रेरणा के जो रचनाएं हैं उनकी उपेक्षा हो जाती है, अतः यह नाम तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम युग को आदिकाल नाम देकर इसका आरंभ 1000 ईस्वी और अंत 1400 ईस्वी तक माना है। उनके अनुसार इस युग की प्रमाणिक रचनाएं परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की हैं और लोक भाषा की रचनाएं अप्रमाणिक या अर्ध प्रमाणिक हैं। उन्होंने खुमान रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो को संदिग्ध ही नहीं बल्कि परवर्ती युग की रचना भी स्वीकार किया है। वहीं गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में कुछ नवीन तथ्यों को उजागर किया और शालीभद्र सूरी को भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम कवि और रचना मानकर प्रथम युग का आरंभ 1184 ईस्वी से माना। डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने हिंदी साहित्य का नया इतिहास नामक ग्रंथ में प्रथम युग को संक्रमण काल नाम दिया है। उन्होंने इस युग को अपभ्रंश भाषा से हिंदी का संक्रमण होने के कारण यह नाम दिया, लेकिन यह अभी तक संगत प्रतीत नहीं होता। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जिस युग को हम हिंदी साहित्य का आदिकाल या वीरगाथा काल या चारण काल के नाम से जानते हैं, वो अपभ्रंश भाषा के साहित्य का युग है और जनभाषा हिंदी में साहित्य लेखन के उस समय छिटपुट प्रयास होने थे। तो यह युग हिंदी साहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका है, न कि अपने आप में हिंदी साहित्य का एक बड़ा दीर्घ युग। इसलिए इसको किसी नए नाम से संबोधित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इस काल को राम खिलावन पांडे जी के अनुसार पुरानी हिंदी का साहित्य नामक शीर्षक के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका के रूप में देना चाहिए, ये उनका मानना है। तो आदिकाल को लेकर के आपने देखा कि कितनी समस्या रही है समय को लेकर के, उसके नामकरण को लेकर के, परंतु इन सबके पश्चात भी जब तक कोई उचित नाम नहीं मिल जाता तो उसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहना उचित प्रतीत होता है। अब बारी आती है भक्ति काल के निर्धारण की। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में भक्ति काल संबंधी शुक्ल जी का जो काल निर्धारण है उसे ही सर्व स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया और इसकी काल अवधि 1375 संवत से 1700 तक मानी है। उन्होंने इसकी 4 भक्ति काव्य शाखाएं निर्धारित की हैं और 2 धाराएं बताई हैं। 2 धाराएं हैं निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत आती है ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण धारा के अंतर्गत आती है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में हिंदी साहित्य में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की 2 धाराएं विक्रमी की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समान रूप से चलती रही। इस आधार पर 15वीं शताब्दी से ही भक्ति युग का आरंभ मानना उचित होगा। राम कुमार वर्मा ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए इसकी सीमा 1700 विक्रमी संवत स्थापित की है। गणपति चंद्रगुप्त ने भक्ति काल का जो आरंभ है वो 1350 से माना है और इसके 2 भाग
निर्धारित किए हैं। एक तो पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल, दूसरा मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल। रामखिलावन पांडे ने इसे 1401 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे 15वीं से 17वीं शताब्दी का साहित्यिक युग मानते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्त किए हैं कि भक्ति काल के प्रथम उन्मेष के समय अध्यात्मवाद और भक्ति रस की ऐसी बाढ़ आई कि कुछ 100 वर्षों के लिए भाषा के साहित्य में और कुछ उल्लेख योग्य बात रही ही नहीं गई। 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का साहित्य भक्ति का उमड़ता हुआ पारावार है। डॉक्टर सुमन राजे ने इस नामकरण के औचित्य पर अपने विचार कुछ इस प्रकार दिए हैं कि शुक्ल जी ने साधना के एक अंग के आधार पर ही इसे भक्ति काल का नाम दिया। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने भक्ति को एक रस माना, और भक्ति धार्मिक क्षेत्र का शब्द है, सब जानते हैं। और इस युग में जितने भी प्रमुख कवि हुए वो संत या भक्त हुए, और भक्ति भावना ही इस काल में सबसे अधिक मुखरित हुई। अतः इस काल का यह नामकरण एकदम सार्थक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस युग की तुलना यूरोप के पुनर्जागरण काल से की है, और इस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए वो लिखते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण काल मध्य और आधुनिक युग के बीच पड़ता है। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक पश्चिम में मध्यकाल को अंधकार युग कहा गया। इसके बाद ही पुनर्जागरण काल आता है, पर हमारे यहाँ मध्यकाल का पूर्वार्ध जागरण और उत्तरार्ध रासोनमुखी काल कहा जाता है। 14वीं से 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक फैले हुए भक्ति काल को क्या पुनर्जागरण काल नहीं कहा जा सकता? हमारे देश में इस युग के नवजागरण की प्रवृत्ति धार्मिक रही है, और तत्कालीन हिंदी साहित्य उन्हीं भक्त कवियों की देन रहा है। वे पहले भक्त थे और बाद में कवि, अतः इस युग को भक्ति काल नाम देना समीचीन है। अब इसके पश्चात बारी आती है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, उसके निर्धारण की। तुलसीदास जी के समय से ही हिंदी कविता दरबारों में पलने लगी थी, लेकिन उस समय कुटियाओं में लिखे जाने वाली कविताओं का स्वर कहीं अधिक ऊंचा था। केशव दास जैसे महान कवि का कृतित्व भी भक्ति काल के सामने टिक नहीं सका। 17वीं शताब्दी के तीसरे दशक में दरबारी कविता हावी होने लगी, अतः उत्तर मध्य काल का आरंभ 1643 ईस्वी की अपेक्षा 1625 ईस्वी से मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। अब प्रश्न है इसके अंत के निर्धारण का। तो शुक्ल जी ने इसकी समय सीमा 1843 ईस्वी मानी है, और गणपति चंद्रगुप्त ने इसे 1857 माना है, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति के पश्चात हिंदी साहित्य ने एक नई करवट ली। डॉक्टर गुप्त जी के ही शब्दों में 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी, और वह थी सन 1857 की क्रांति। राष्ट्रीय चेतना और राजनैतिक जागरण का यह आंदोलन वास्तव में मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का पहला उद्घोष था। इसके नामकरण को लेकर के जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम केशव, चिंतामणि आदि की काव्य परंपरा को रीति काव्य नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इस युग को अलंकृत काल नाम दिया। शुक्ल जी ने इसे रीति काल नाम देना उचित समझा, और श्रृंगार काल भी वे उचित समझते थे, क्योंकि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, और प्रधानता श्रृंगार की रही। अतः इस काल को कोई रस के विचार से श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह एक रासोन्मुखी युग था, अतः इसे रासोन्मुख काल भी कहा जाता है। गणपति चंद्रगुप्त ने इसे अपकर्ष काल नाम देना उचित समझा, तो वहीं रामखिलावन पांडे ने इसे संवर्धन काल कहा है। यदि उपरोक्त नामों पर दृष्टिपात किया जाए तो इसे रीतिकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल कहना उचित जान पड़ता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। वो कहते हैं कि विचार करने पर रीति ग्रंथ प्रणेता अधिकतर आचार्य नहीं सिद्ध होते। उन्होंने रीति का पल्ला सहारे के लिए पकड़ा। कहना वे चाहते थे श्रृंगार ही। यदि तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो भी इसका प्रतिपाद्य श्रृंगार ही ठहरता है। अब आधुनिक काल की चर्चा हम अपने
अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।